आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सही होंगे। चलिए इसी बीच हम लोग एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जो फिजिक्स और फिजिकल साइंस से रिलेटेड है, और हमारे टॉपिक्स का नाम है, जो बोर्ड पे मैंने लिख चुका हूँ, फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। कुछ भौतिक राशियाँ और उसकी इकाई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में हम लोग, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ यूनिट ही नहीं बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए आते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि और यूनिट्स मतलब इकाई होता है। चलिए लिख लेते हैं इसको हिंदी भी, भौतिक राशि और इसको बोलते हैं इकाई। ओके, एक नंबर हम लोग आ जाते हैं। चलिए हम लोग पहला ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी वर्क। वर्क को बोलते हैं हम लोग कार्य। कार्य फिजिकल क्वांटिटी, इसकी एसआई इकाई होगी। एसआई इकाई ले लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एसआई इकाई जूल। तो सीजीएस इकाई इसका क्या हो जाएगा? वर्क की सीजीएस इकाई होगा, सीजीएस इकाई होगा इसका अर्ग। सीजीएस इकाई इसका अर्ग हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका और भी एक फॉर्म होगा। जैसे जूल को हम लोग और क्या कह सकते हैं? जूल को हम लोग कह सकते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, जूल मतलब होता है न्यूटन मीटर। एन फॉर न्यूटन, एम फॉर मीटर, दैट मीन्स न्यूटन मीटर। तो अर्ग को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? यस, न्यूटन का सीजीएस होगा डाइन सेंटीमीटर। क्या आपको ये समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी एक तरह की भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियों में हम लोग वर्क को लेते हैं। वर्क की एसआई इकाई जूल है और सीजीएस इकाई अर्ग होगी, और इसका न्यूटन मीटर भी कहते हैं इसे, और इसको डाइन सेंटीमीटर भी कहा जाता है। ओके, चलिए तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। इसमें भी हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट इसका हम लोग देखते हैं। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है ये वर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आदैशिक राशि है। ये आदैशिक राशि, आदैशिक राशि है। ओके, चलिए और हम लोग देख लेते हैं वर्क का। तो वर्क जो है सबसे ज़्यादा कब होता है? कोई एक थीटा का मान लेके हम लोग करें। थीटा का मतलब होता है एंगल या कोण। जैसे मान लेते हैं हम लोग वर्क इज, और इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं, वर्क इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा होगा। वर्क जो है, कार्य जो है ज़्यादा होगा कब? व्हेन थीटा इक्वल टू, थीटा का मान हमारा 0 हो जाएगा, तब होगा। क्योंकि हम लोग अगर मैथमेटिकली देखते हैं, मैथ के अनुसार देखते हैं, तो वर्क को हम लोग फॉर्मूला से कैसे डिनोट करेंगे? वर्क माने W, W इक्वल टू एफ। एफ मतलब होता है फोर्स, और ये होता है कॉस, ये होता है थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, एंगल या कोण। तो यहाँ पर एंगल कितना है? 0, या मतलब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो एफ का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, और ये कोस थीटा जगह में हम लोग कितना पुट करेंगे? 0। अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये होता है हम लोग का वैल्यू एफ। कोस 0 का मान होता है 1। कोस 0 का मान 1 होता है। आप लोग टेबल में अगर देखेंगे साइन 0 0 तो कोस 0 1 होता है, पूरा रिवर्स है ये। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कोस 0 का मतलब कितना होता है? 1, और एफ का भी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 1। तो 1 × 1 कितना होगा? 1। तो मैक्सिमम वर्क कितना हो सकता है यहाँ पे? 1। तो अगर थीटा का मान 0 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? मैक्सिमम होगा, वर्क मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा देखते हैं थीटा क्या, आप लोग को समझ में आता होगा थीटा क्या है। जैसे कि ये वाला एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होंगे, 1 2 3। तो हर एक एंगल को हम लोग यहाँ पर थीटा नाम दे सकते हैं। ये थीटा वाला एंगल का नाम है थीटा। तो थीटा मतलब जस्ट कोई एंगल। मान लेते हैं ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, या तो इसको 0 डिग्री भी कहेंगे, या इसको अगर ऐसे करते हैं तो ये वाला सीधा अगर लाइन है ये वाला, तो ये होता है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्क जो हैगा मैक्सिमम तो होगा कब केस में? थीटा का मान जब 0 होगा। लेकिन वर्क मिनिमम कब होगा? वर्क इज मिनिमम
व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री, तो वर्क क्या होगा हमारा, मिनिमम हो जाएगा, सबसे कम होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, लेकिन cos 90 का मान जो होता है वो 0 हो जाता है। तो जैसे ये वाला देख लीजिए, cos 90 इक्वल टू 0, तो f का मान आप जितना भी बैठाइए 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को वर्क इज मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ओके, और भी एक रिलेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर देखें कि SI यूनिट जो होगा वर्क का जूल होगा, और CGS यूनिट का होगा, अर्ग होगा। तो जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होगा, चलिए देखते हैं। रिलेशन 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। हो सकता है आप लोग इस स्क्रीन को एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इसको ये करेंगे। ओके, चलिए हम लोग तो एक जो है फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखे थे, जो मैं रफ कर चुका हूँ। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर, 2 है जो वर्क के बाद हम लोग ले लेते हैं, चलिए पावर ले लेते हैं। पावर को बोलते हैं हिंदी में शक्ति। ओके, तो शक्ति का SI इकाई क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा शक्ति का, SI जो यूनिट होगा शक्ति का, SI यूनिट होगा आपका वाट। SI यूनिट होगा वाट, WATT वाट, SI यूनिट इज अ वाट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर। वाट का और भी नाम है, वाट को और हम लोग कहते हैं जूल पर सेकेंड। जूल, J फॉर जूल, ये पर सेकेंड, ये भी कहते हैं। और इसका नाम हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। जूल को हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको जूल की जगह ये भी तो लिख सकते हैं ना, न्यूटन मीटर, और ये पर सेकेंड। तो आपको पता चला कि SI यूनिट में हम 3 लिख सकते हैं, वाट भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, और न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ये SI यूनिट हो गई। चलिए हम लोग CGS यूनिट इसका देख लेते हैं, पावर का। CGS यूनिट पावर का अगर हम लोग देखेंगे तो वाट के जगह में हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर सेकेंड हो गया वाट में। चलिए यही वाला हो गया हम लोग का। इसको हम लोग जूल के जगह में हम लोग डाइन पर सेकेंड लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर के जगह में ये वाला डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका कुछ और भी यूनिट है, हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि एक होता है हॉर्स पावर, HP। इसका जो यूनिट है पावर की और भी यूनिट है, जिसको बोलते हैं HP। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, HORSE, हॉर्स, POWER, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। अश्व मतलब घोड़ा, आधा तलविस्व वो अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। चलिए कुछ रिलेशंस देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो यूनिट कर रहे, यूनिट के साथ कुछ रिलेशंस भी देख लेते हैं। 1 हॉर्स पावर और वाट में क्या रिलेशन होगा, 1 हॉर्स पावर बराबर 786 वाट हो जाएगा, 786 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 786 वाट, या तो इसको हमको किलो वाट में अगर चेंज करें, किलो वाट में, तो हो जाएगा ये 0.786 किलोवाट। KW मतलब किलोवाट। तो चलिए 1 हॉर्स पावर बराबर 786 वाट, या तो 1 हॉर्स पावर बराबर 0.786 किलोवाट। अब यहाँ 0.78 क्यों आया, क्योंकि ये वाट है, इसको किलोवाट में बदलेंगे। किलोवाट में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 786 डिवाइडेड बाय 1000। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0786 आया, जो ये वाला आपको 078 है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस। चलिए हम लोग दूसरा अगर हम लोग देखते हैं 1 वाट आवर। 1 वाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 1 वाट आवर, आवर मतलब घंटा, टाइम का यहाँ इंडिकेशन कर रहा। तो 1 वाट आवर को हम लोग लिखते हैं 3600 जूल। 3600 जूल, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब एकदम नोट करते चलिए आप लोग। तो पावर का मतलब हो गया SI यूनिट वाट या जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर पर सेकेंड। हॉर्स पावर भी है इसका यूनिट है, हॉर्स पावर अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर 786 वाट,
या इसको किलोवाट में बदलेंगे 0.786 वाट। इसको कैसे चेंज किया मैंने दिखा दिया। 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल। 1 वाट आवर इक्वल टू हो गया 3600 जूल। चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम किलोवाट आवर को अभी वाट आवर में फिर से चेंज करके आपको दिखा देंगे। स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। चलिए हम लोग अभी देखे थे वाट आवर। 1 वाट आवर मतलब हो रहा था हमारा 3600 हो रहा था, ये जूल में आ रहा था। लेकिन इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है जूल, ये रिलेशन हम लोग को निकालना है। तो 1 किलो में कितना वाट होगा, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, कमेंट्स कीजिएगा। 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 किलो में कितना होता है 1000। तो 1 किलो वाट में 1000 वाट, और ये हो गया आवर। आवर मतलब तो 1000 वाट आवर हो गया। चलिए ये हो गया 1000 और वाट आवर। वाट और आवर को हम लोग अगर जानते हैं 1 आवर में हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है। देखिए 1 आवर में हम लोग 60 मिनट होता है। 1 आवर में 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 मिनट में 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 सेकंड। तो चलिए हम लोग 60 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक्के कितना होगा, 6 6 36, 00 दे देंगे, ये 3600। तो ये आपको 3600 क्या आ गया, अब ये सेकेंड आ गया। तो हम लोग को पता चल गया 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। ओके, ये वाला हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा करने पर 36 तो होगा, इसमें 30, इसमें 20, ये 50 हो गया टोटल ये 50, और ये हो गया वाट सेकेंड। और हम लोग जानते हैं कि वाट सेकेंड इक्वल टू होता है जूल। वाट सेकेंड इक्वल टू होता है जूल। वाट सेकेंड इक्वल टू जूल होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया 36, पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 है तो 10 का पावर 5, ये क्या हो गया जूल। और इसको अगर हम लोग कम करना चाहें, अगर मे भी इस पर हम लोग पावर बढ़ाना चाहेंगे 10 से, और इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो इसका पॉइंट यहाँ लगा देंगे हम लोग। तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 का पावर 6। अब ये क्या हो जाएगा जूल, JOULE जूल। तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है। 1 किलो वाट आवर बराबर हो जाएगा 1 किलो वाट आवर 1 किलो वाट घंटा। हिंदी अगर बोलेंगे तो 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे रफ करके और अनदर क्वांटिटी लिखने जा रहा हूँ। ओके, हाँ चलिए हम लोग अभी तक 2 क्वांटिटी के बारे में जाना है, जो एक्सप्लेन करके उसका इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में समझाएं। हम लोग तीसरा के बारे में अब हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर जो हमारा क्वांटिटी होगा, तीसरा नंबर हम लोग चलिए एनर्जी ले लेते हैं। एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पहली बात, ऊर्जा है क्या, कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो हम लोग देखते हैं एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा। यूनिट के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, ऊर्जा की जो इकाइयाँ हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों सिमिलर रूप में देखा जाता है, तो दोनों इकाई भी एक ही होगा। दोनों की जो इकाई होगा एक ही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो कार्य होता है और ऊर्जा, ये दोनों एक ही तरह का है। तो कार्य के भी ऐसा इकाई मैंने जूल बताया था, क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूसरे का ये लोग प्रोपोर्शनेट है। ये एनर्जी इक्वल टू वर्क, जितना आपके पास एनर्जी है उतना वर्क कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका भी एसआई यूनिट होगा, जूल होगा। जूल इसका भी एसआई यूनिट हो जाएगा। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल। चलिए और भी इसकी होती है एसआई यूनिट, सीजे यूनिट, सीजीएस यूनिट, कैलोरी उसको बोलते हैं। कैलोरी, कितना कैलोरी ऊर्जा हो रहा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये वाला हो गया इतना से इतना यूनिट में। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो एनर्जी का थोड़ा सा हम लोग टैप्स देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। एनर्जी का जो टैप्स है ये 2 तरह का है। 2 टाइप्स का एनर्जी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं एनर्जी में 2 तरह का।
एक को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी और एक को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है दो तरह की हो गई, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा फॉर्मूला के बारे में देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग जान लेंगे। फॉर्मूला होगा हाफ mv²। हाफ है mv², काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो गतिशील है, गति में होकर के चल रहा है। जैसे कि मैंने भोजन किया और उस भोजन जो एनर्जी मुझे मिला है वो मुझे पोटेंशियल एनर्जी है, और मैं अभी आपको पढ़ा करके उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए, तो हाफ mv² हो गया ये। और ये पोटेंशियल एनर्जी अगर देखेंगे तो ये होता है mgh, ये होता है। चलिए, m का मतलब होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रा, और v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेग। चलिए, m का मतलब वही चीज़ हो जाएगा मात्रा, अगेन मास। g का मतलब होता है ग्रेविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व, ग्रेविटी हो गया पृथ्वी का ग्रेविटी। और h का मतलब होता है हाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई। तो आपको ये पता चल गया होगा इसका एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी का SI इकाई जूल और कैलोरी भी होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का mgh, यानी कि mgh, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी, h फॉर हाइट होता है। ओके, तो ये वाला इसका फॉर्मूलाज है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग देखेंगे फिर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरा भी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ध्यान देंगे। ओके, तो मैंने अभी तक 3 सिखा चुका हूँ आपको, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा, समझ में आ रहा है। चैनल को लाइक करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पर नए आए हैं आप लोग। चलिए, हम लोग दूसरा की तरफ आ जाते हैं। 3 तक हम लोग किए, चलिए 4th नंबर आ जाते हैं। 4th नंबर में हम लोग ले लेते हैं, चलिए प्रेशर ले लेते हैं। ओके, प्रेशर भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं दबाव। हिंदी में बोलते हैं दबाव। तो इसकी SI यूनिट और CGS यूनिट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, देखिए इसका SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल कहते हैं। या पास्कल को और किस नाम से जानते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। पास्कल का और नाम है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को और बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए हम लोग आ जाते हैं CGS यूनिट। इसका CGS यूनिट में तो हम लोग का होगा, न्यूटन के जगह में लिख देंगे डाइन, और मीटर स्क्वायर के बाद पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, यानी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग आ जाते हैं, इसका और भी एक यूनिट होता है बार इज आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट बार भी होती है। ओके, ये चीज़ आपको, ये यूनिट आपको पता चल गया। यूनिट्स में CGS यूनिट, SI यूनिट पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, CGS यूनिट डाइन या सेंटीमीटर स्क्वायर, बार इज आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, ये भी एक तरह का यूनिट है प्रेशर का। चलिए, ये दोनों में रिलेशन हम दिखा देते हैं आपको। 1 पास्कल इक्वल टू कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए, रिलेशन में हम लोग आ जाते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, हम लोग और भी थोड़ा प्रेशर में है तो और भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हिंदी में एक वायुमंडलीय दबाव का मान कितना होता है। एक वायुमंडलीय दबाव बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg मतलब होता है हाइड्रोजीरम, जिसको मरकरी कहते हैं, पारा।
यानी पारे के 76 सेंटीमीटर के दबाव के बराबर हमारे ऊपर और आपके ऊपर अभी प्रेशर लगा हुआ है, क्योंकि हमारे वायुमंडल का जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, यानी पारे के दबाव के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसीलिए ये प्रेशर अभी हम लोगों पर लगा हुआ है। अगर ये प्रेशर हट जाए तो क्या होगा, अगर ये प्रेशर कम हो जाए तो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और ये इतना बढ़ जाएगा कि हमारे जो वेन्स हैं, नसें हैं, वो भी फट करके बाहर आने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। ये वाला देख लेते हैं के बाद। तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो गया, पारे के दबाव। Hg जो है ये पारा है, ये क्या है, पारा का सूत्र है, पारा का फॉर्मूला Hg होता है, मरकरी का फॉर्मूला ये Hg होता है। ओके, या इसका और भी हम मान अगर लिखना चाहेंगे तो 760 डेसीमीटर, ओके, सेंटीमीटर की जगह डेसीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये थोड़ा कम हो जाता है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसीमीटर सेंटीमीटर से डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया। चलिए एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, जब हम लोग प्रेशर ही पढ़ रहे हैं तो हमारे जो वायुमंडल का प्रेशर है इसको हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन है ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मापते हैं, ये कमेंट्स में कीजिएगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का जो यूनिट है उसको आप लोग कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और भी मान होता है 1 atm, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी एक तरह का यूनिट है, ये ज्योग्राफिकल यूनिट अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह का यूनिट होता है इसका। ये सब जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूनिट के हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसको लिखने में आसानी हो, क्योंकि मैं इसे रफ कर दूंगा अभी। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा अब दूसरा यूनिट के बारे में भी देखते हैं, एक यूनिट फिजिकल यूनिट। तो हम लोग ले लेते हैं एक और यूनिट, चलिए याद आया, ये ले लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड या लाउडनेस इसको कहते हैं, लाउडनेस, साउंड या लाउडनेस। इसका SI यूनिट और CGS यूनिट क्या होगा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, या इसका यूनिट होता क्या है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं बेल, बेल या तो डेसीबल, या तो बोलते हैं डेसीबेल। डेसी मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग कि 1/10, अगर बेल का 1/10 हो जाए, बेल जितना है उसका अगर 1/10, इसमें भी अगर बेल 100 है और अगर डेसीबल में इसको चेंज करना हो तो डेसीबेल मतलब कितना होता है 1/10, तो 1/10 मतलब ये जीरो कैंसिल, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। समझ लो, छोटी इकाई हो गया तो ये बड़ी इकाई है और ये छोटी इकाई हो गया। ये अगर 100 था तो ये कितना आया 10 आ गया। तो समझ में आया। चलिए इसके पीछे एक तो देख लेते ये नाम कैसा आया, बेल या डेसीबेल। तो आप लोगों को पता होगा कि जो टीवी है, टेलीविज़न का जो इन्वेंटर है, जो खोज किया है उसको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। टेलीफोन का, हम टेलीविज़न। तो ये जो बेल आपको बताएं अभी कि ये बेल या डेसीबेल, तो इसका जो इन्वेंटर था हम लोग का टेलीफोन, जो टेलीफोन था रिसीवर टेलीफोन, उसका जो इन्वेंटर था वो था अलेक्जेंड्रिया ग्राहम बेल। मैंने टेलीविज़न का बता दिया था इसलिए सॉरी, टेलीफोन का था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर ही ये बेल नाम रख दिया गया, क्योंकि वहाँ पर साउंड की क्वालिटी का डिफरेंट हो रहा था, इसे लेकर के। चलिए तो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए आ गया बेल या डेसीबेल के बारे में हम लोग आ जाते हैं इसमें। ओके, चलिए इसको हम यहाँ पर थोड़ा रफ करते हैं, इसको रफ कर देते हैं और हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम लोग साउंड के बारे में जब देख रहे हैं, लाउडनेस के बारे में, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साउंड अगर 20 हर्ट्ज, एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड किसको कहते हैं? एक ऐसा साउंड जिसका वैल्यू 20 हर्ट्ज से कम हो। फ्रीक्वेंसी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है,
तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि अगर इंफ्रासोनिक साउंड इज वैल्यू इज लेस देन 20 हर्ट्ज, ये 20 हर्ट्ज से कम अगर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। जैसे कि अर्थक्वेक का आना, अर्थक्वेक जब आता है तो ये हम लोग को साउंड इसका सुनाई नहीं पड़ता, इसका साउंड बहुत ही कम रहता है, 20 हर्ट्ज से भी कम या 20 हर्ट्ज रहता है, इसको हम लोग नहीं सुन पाते। हमारा जो आई है हमारा जो ईयर है, आपका ईयर इसको सुन नहीं पाएगा। इसको जो चींटी होता है, चींटी या एलिफेंट, इस साउंड को रियलाइज कर सकता है, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। चलो हम लोग आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड का किसको कहते हैं? अगर वैल्यू इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओनली हर्ट्ज था, यहाँ पर किलो हर्ट्ज। तो अगर साउंड का जो वैल्यू होगा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड हम लोग भी नहीं सुन सकते हैं उसको, ना 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं, ना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हम लोग की कान सुन सकती है। चलिए क्या सुनती है हमारी कान, हम उसके बारे में आएंगे अभी। इससे पहले देख लेते हैं तो इसको सुन कौन सकता है 20 किलो हर्ट्ज को। आपको पता होगा कि अभी एक डिजीज़ फैली हुई है कोरोना, और कोरोना को फैलाने के पीछे बहुतों का कंसेप्ट है कि चमगादड़, दैट मीन्स बैट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो चमगादड़ जो है एक ऐसा मैमल्स है जो 20 किलो हर्ट्ज का जो साउंड है उसको वो सुन सकता है, बैट। ओके, चलिए और हम लोग देखते हैं अभी अल्ट्रासोनिक के बाद ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड जिसको हम लोग सुन सकते हैं, हमारी जो कान है उसको सुन सकती है। ऑडिबल साउंड कितना है वो वैल्यू जो होगा ऑडिबल साउंड का वैल्यू 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मतलब वही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो बीच की वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड कहा जाता है। इस वैल्यू को हमारा कान, आपका कान सुन सकता है। चलिए हम लोग डेसिबल जो यूनिट बताएं अभी इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस का, ये इस लाउडनेस में कितना डेसिबल को हमारा कान आसानी से सुन सकता है जो हमारे कानों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए देखते हैं हम लोग का, अगर 45 डेसिबल होगा, डेसिबल 45 डेसिबल का जो यूनिट है इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन ईयर। इंसान के कान के लिए अगर 45 डेसिबल साउंड है तो वो सही है। अगर 45 डेसिबल से 70 डेसिबल जो हम लोग लाउड स्पीकर बजाते हैं उसका 120 डेसिबल होता है, जो हमारा वातावरण को प्रदूषित कर देता है, जो साउंड पोल्यूशन का काम करता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में, अभी साउंड के बारे में इतना जान चुके हैं, इसको आप लोग वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन को एक बार स्क्रीनशॉट कर ले ताकि आप आसानी से इसको रफ। तो साउंड के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव है कि इस लॉकडाउन में आपके पास जो आपकी स्टडी जो है कंटिन्यू रहे, आपकी स्टडी रुका ना रहे, स्थगित ना हो। इसलिए हमारा मेन मोटिव है कि आप हमारे वीडियोस को देखें और आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर शेयर कर दें इस वीडियोस को, वहाँ पर शेयर कर दें करें। तो मोटिव मेन है कि आपको अपने फ्रेंड को शेयर करना है ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचे और वो इसका लाभ उठाएं, और उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग और थोड़ा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। हम लोग डेसिबल तक किए थे, हमारा आई जो है 45 डेसिबल तक का ये कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि साउंड का जो स्पीड होता है वो एयर में सबसे कम होता है, हवा में। तो स्पीड ऑफ साउंड स्पीड इज मिनिमम इन एयर। हवा में जो है इसका स्पीड बहुत ही कम होता है, सबसे कम। तो हवा में कितना स्पीड होगा, हमारा जो साउंड है आपके पास जो पहुंच रहा है इसका स्पीड कितना है अभी अगर कोई पूछे तो क्या बता सकिएगा आप लोग? क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक हवा है और हवा के बीच में जो साउंड का स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर पर सेकेंड है।
चलिए लिक्विड में, हवा के बाद जो है साउंड का स्पीड बढ़ जाता है लिक्विड में जाने से। तो लिक्विड में साउंड का स्पीड कितना होता है ये देख लेते हैं। साउंड स्पीड इन लिक्विड ग्रेटर देन एयर, एयर से ज्यादा होता है। जैसे वाटर में अगर हम लोग देख लेते हैं कि साउंड का स्पीड कितना होगा वाटर में, तो ये आपको 1400 मीटर पर सेकेंड है। एक सेकंड में 1400 मीटर स्पीड ट्रेवल कर सकता है साउंड पानी के अंदर में। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सॉलिड मीडियम में, यानी ठोस कोई वस्तु है उसमें साउंड का जो स्पीड होगा सबसे ज्यादा होगा। तो आइए देखते हैं, साउंड स्पीड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा सॉलिड में सबसे ज्यादा हो सकता है। चलिए स्टील में देखते हैं, स्टील में कितना होगा साउंड का स्पीड, 5100 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 5100 मीटर यानी 5100 मीटर लगभग ये मीटर पर सेकेंड पहुंच जाए। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये साउंड के बारे में था पूरा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग इसको अभी करेंगे, ठीक है। चलिए हम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे फिजिकल क्वांटिटी। चलिए हीट ले लेते हैं। हीट, हीट को बोलते हैं हिंदी में उष्मा। तो उष्मा एक तरह की क्या है, ऊर्जा है, और कार्य और ऊर्जा एक तरह का प्रोपोर्शनल है, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उष्मा की भी इकाई जो वही होगी जो हमारे कार्य की इकाई और इसकी इकाई होगी वही होगी। चलिए तो हम लोग उष्मा इकाई, ऐसा इकाई हो जाएगा उष्मा का जूल, और एक इकाई होगा कैलोरी। हम ऐसा इसीलिए उष्मा को लिए है क्योंकि एनर्जी और उष्मा में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि वो अगर एनर्जी का इकाई ये है तो वर्क जो है कार्य की इकाई अगर ये है तो यहाँ पर उष्मा की इकाई क्या होगा। कहीं हम गलत तो नहीं कीजिए, आप गलत नहीं करें, जो है वही होगा, क्योंकि कार्य और उष्मा एक तरह की एनर्जी उष्मा इक्वल टू एक तरह की एनर्जी है। इसमें हम लोग आ जाते हैं। तो चलिए कुछ रिलेशन देख लेते हैं उष्मा का रिलेशन क्या होगा। उष्मा का कुछ रिलेशन हम लोग देखते हैं कि जूल और कैलोरी में, मैंने जूल और कैलोरी लेते हैं तो देखते हैं 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी होता है। 0.24 कैलोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इसे नोट करिएगा। और बार बार हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, दोबारा समझिए। 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होगा 4.186 जूल, ये हम लोग लिख सकते हैं। जब 1 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या होगा, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होगा 4.186 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, क्योंकि 1 किलो का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम या किलोग्राम या कैलोरी 1000 कैलोरी। 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 का पावर 3 लिख दिया। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना जूल हो जाएगा। एक और यूनिट होता है इसका जो ब्रिटिश के टाइम में चलता था, BTH यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये ब्रिटिश के समय में चलता था। तो 1 BTHU इक्वल टू BTHU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो देखते हैं हम लोग कि 1 BTHU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये ब्रिटिश लोग के टाइम में यूनिट का जो है इकाई मापने का एक तरीका था। तो 1 BTHU इक्वल होता था 252 कैलोरी होता था, 252 कैलोरी। 1 BTHU इक्वल टू 252 कैलोरी। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए और एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि ये हो जाए। ओके, और उम्मीद करते हैं हम कि आप अपने दोस्तों का ज़रूर मदद करेंगे, ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे और उसे भी बोलेंगे कि आप वीडियोस को देखें। उम्मीद है
चलिए हम लोग 2 और कर लेते हैं क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग इसका एक पार्ट 2 भी लाएंगे, यूनिट सिस्टम का पार्ट 2 भी करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने से लंबाई को कम करने के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि और एक में आ जाते हैं, टेम्परेचर का देख लेते। ओके, टेम्परेचर, ऊष्मा अभी किए ना, चलो टेम्परेचर देख लेते हैं, यानी कि तापमान। तापमान या इसको बोलते हैं ताप। तापमान का जो ऐसा इकाई या इकाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं केल्विन। तापमान का ऐसा इकाई होता है केल्विन या केल्विन कहते हैं इसको। चलिए 6 नंबर और देख लेते हैं, एक तो छोटा। चलो हम लोग आँख से रिलेटेड एक देख लेते हैं। आँख से रिलेटेड लेंस का पावर, लेंस का जो पावर होता है उसका यूनिट का होता है, उसका इकाई का होता है, उसको हम लोग किस में मापते हैं? उसको हम लोग मापते हैं डायप्टर में। डायप्टर में मापते हैं हम लोग लेंस का पावर को। तो चलिए हम लोग आज का जो वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी इस तरह की बेनिफिट और फ़ायदा लेने से वंचित ना रहें। फिर से आपका वेलकम है, MD हसनैन खान। थैंक यू।